हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं राजूराम मीणा आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल राज एजुकेशन हेल्थ में सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों कर्मचारी चयन आयोग भर्ती 2021। दोस्तों, कौन सी भर्ती है? कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2021 के बारे में। दोस्तों, जो कृषि पर्यवेक्षक की भर्ती है, इससे पहले दोस्तों 2018-19 में ये भर्ती आई थी और 2018-19 में जो पेपर हुआ था, जो कि 3 मार्च 2019 को हुआ था, तो दोस्तों उस पेपर को हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। दोस्तों, संपूर्ण पेपर है, व्याख्या सहित होगा। पिछली बार क्या क्या आया और कहाँ कहाँ से आया है दोस्तों आप देख लीजिए, ताकि आपकी जो अब की बार इस भर्ती में आप तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा इसका लाभ मिले कि आपको कौन से टॉपिक से कौन से प्रश्न है उनको याद करना है, तथा कौन कौन सी चीज़ें हमें याद हो, ताकि हमारा सिलेक्शन है उसको पक्का किया जा सके। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल न भूलें, और अगर आप नए हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इसके बाद में भी जो वीडियो आएगा उसकी जानकारी आपको मिल सके। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए और आप चाहते हो कि इसके बाद में भी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर से संबंधित मॉडल पेपर आए, तो दोस्तों आपको कमेंट में लिखना होगा कि हाँ, हमें एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का मॉडल पेपर चाहिए। दोस्तों, आपके द्वारा कमेंट के आधार पर ही हम डिसाइड करेंगे कि अभी मॉडल पेपर डालना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, कृषि पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2018 का जो पेपर है, 3 मार्च 2019 को ये पेपर हुआ था। दोस्तों, आप सबको पता होगा कि इसमें कुल 100 प्रश्न है आते हैं, 100 प्रश्न आएंगे और 2 घंटे का समय होगा, और कुल पूर्णांक है वो 300 नंबरों का होता है। तो दोस्तों, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का हो गया, और 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी इसमें होती है। तो इस बात का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। दोस्तों, पहला ही प्रश्न है हमारा, भारत में किस फल का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है? भारत में किस फल का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है? नंबर 1 है अमरूद, केला, अनार, आंवला। तो दोस्तों, प्रश्न संख्या 1 का उत्तर हो जाएगा केला। नंबर 2 है प्रश्न संख्या, गरीब आदमी का संतरा किसे कहा जाता है? गरीब आदमी का संतरा किसे कहा जाता है? आलू, काशीफल, टमाटर, मटर। दूसरे प्रश्न का उत्तर है टमाटर। आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 3 है दोस्तों, विंटर चेरी। विंटर चेरी के नाम से कौन सा औषधीय पौधा जाना जाता है? विंटर चेरी औषधीय पौधा कौन सा है दोस्तों? अश्वगंधा, गुलाब, लिली, चांदनी। दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अश्वगंधा। दोस्तों, अश्वगंधा को विंटर चेरी कहते हैं, और ये एक प्रकार का औषधीय पादप है। नंबर 3 है प्रश्न दोस्तों 4। प्रश्न संख्या 4 है, ग्लेडियोलस फूल को क्या कहते हैं? ग्लेडियोलस फूल को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, स्पाइक, गुच्छा, स्थूल मंजरी, कैपिटुलम। कैपिटुलम। तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 1 स्पाइक। दोस्तों, प्रश्न संख्या 5 है वो डिलीट कर दिया गया है, मैं आपको नहीं करवाऊंगा। प्रश्न संख्या 6 है दोस्तों, खीरावर्गीय। ध्यान से देखिए, खीरावर्गीय फसलों में पादप हार्मोन का सेक्स फॉर्म बदलने के लिए कब छिड़काव करते हैं? खीरावर्गीय फसलों में पादप हार्मोन सेक्स फॉर्म बदलने के लिए छिड़काव कब किया जाता है? दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2 से 4 सच्ची पत्ती की अवस्था में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 7 है। 7 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि दुर्गापुर मधु किस फसल से संबंधित किस्म है? दुर्गापुर मधु किस्म पूछिए दोस्तों, तरबूज की, खरबूजा की, गुलाब और खीरा। दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा खरबूजा। दोस्तों, दुर्गापुर मधु किसकी किस्म है? खरबूजे की। दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8 है हमारा, अंगूर। अंगूर में संघाई की कौन सी विधि से सर्वाधिक उत्पादन प्राप्त होता है? अंगूर में संघाई की कौन सी विधि से सर्वाधिक उत्पादन होता है? पंडाल, निफिन, शीर्ष, टेलीफोन। तो दोस्तों, प्रश्न संख्या 8 का उत्तर हो जाएगा पंडाल। दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर है वो पंडाल हो जाएगा, कि पंडाल जो विधि है इसके द्वारा अंगूर में संघाई में इस विधि के द्वारा सर्वाधिक उत्पादन है वो प्राप्त किया जा सकता है। प्रश्न संख्या दोस्तों 9 है, राजस्थान के किन जिलों में किन्नों का अधिकतम उत्पादन होता है? तो दोस्तों, जयपुर, अजमेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, दौसा व सवाईमाधोपुर, डूंगरपुर व बांसवाड़ा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 गंगानगर व हनुमानगढ़। जो किन्नौ होता है दोस्तों, किन्नौ जो खाने के काम आता है दोस्तों, किन्नौ का अधिकतम उत्पादन वो कहां होता है दोस्तों? गंगानगर और हनुमानगढ़ में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 10 है, खजूर का प्रसारण किसके द्वारा होता है? सुकर्स, बीज, तने के बिना, ओट ऑफ शूट और कोई नहीं। तो दोस्तों, खजूर का प्रसारण है किसके द्वारा होता है? तने के बिना। ऑप्शन नंबर 3 है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 11 है, राजस्थान में अनार की कौन सी बहार सबसे उपयुक्त है? कौन सी बहार है वो सबसे उपयुक्त है किसकी? अनार की। दोस्तों, मृग बहार, हस्त बहार, अंबे बहार या सभी। तो दोस्तों, प्रश्न संख्या 11 में उत्तर हो जाएगा मृग बहार। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? मृग बहार जो बहार है वो सबसे उपयुक्त है। कहां दोस्तों? राजस्थान में। किसकी? अनार की। राजस्थान अनार बहार कौन सी? मृग बहार। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 12। 12 नंबर प्रश्न है, अफ्रीकन मेरीगोल्ड, गेंदा जिसे कहते हैं, अफ्रीकन मेरीगोल्ड का वानस्पतिक नाम क्या है? तो 12 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों दोबारा, अफ्रीकन मेरीगोल्ड गेंदा का वानस्पतिक नाम क्या है? टेगेटस पेटुंडा, टेगेटस इरेक्टा, टेगेटस मनुटा, टेगेटस टेनुफोलिया। तो दोस्तों, प्रश्न संख्या 12 है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 टेगेटस इरेक्टा। क्या है दोस्तों? अफ्रीकन मेरीगोल्ड बोलते हैं गेंदा, जिसका वानस्पतिक नाम है ये। प्रश्न संख्या 13 है दोस्तों, निम्न में से कौन सी विधि को सघन बागवानी कहा जाता है? सघन बागवानी विधि कौन किसको कहा जाता है दोस्तों? टेरेस गार्डनिंग, किचन गार्डनिंग, बेमौसम गार्डनिंग, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, प्रश्न संख्या 13 है, इसका उत्तर हो जाएगा किचन गार्डनिंग। किसको कहते हैं किचन गार्डनिंग दोस्तों? सघन बागवानी को। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों, कि चूर्णी फफूंद
चूर्णी फफूंद कौन से 1 मिनट। चूर्णी फफूंद कौन से फल की प्रमुख व्याधि होती है? दोस्तों व्याधि नहीं होता है, बीमारी। चूर्णी फफूंद, जो फफूंद लगती है वो कौन कौन से फलों पे लगती है ये बताना है। आम, बेर, अंगूर, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। जो क्योंकि दोस्तों जो चूर्णी फफूंद नामक रोग है, व्याधि नहीं होता है, रोग, ये आम पे भी होता है, बेर पे भी होता है, अंगूर पे भी होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 15 सॉरी, प्रश्न है सिंदूरी किसकी किस्म है? सिंदूरी अमरूद की, अनार की, आम की या पपीता की? तो दोस्तों प्रश्न संख्या 15 है, इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? अनार की। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप अपना लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि हाँ कि हमें ये वीडियो पसंद आ रहा है, ताकि इसके बाद में भी जो कृषि प्रयोग से भर्ती इससे संबंधित वीडियो बनाया जा सके। तो दोस्तों लाइक कमेंट जरूर करें, आपका प्रत्येक कमेंट है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसलिए कमेंट करना जरूरी है और कमेंट के आधार पर डिसाइड होगा कि इसके बाद में मॉडल पेपर बनाए या न बनाए। तो दोस्तों आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 16 है हमारा, आम का सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य में होता है? आम का सर्वाधिक उत्पादन राज्य तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। दोस्तों जो आम का सर्वाधिक उत्पादन है वो उत्तर प्रदेश में होता है। प्रश्न संख्या 17 है, गुलाब की खेती क्षेत्र में छंटाई का समय होता है दोस्तों? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, जुलाई, अगस्त, नवंबर, दिसंबर। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर है, प्रश्न संख्या 17 का उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, अक्टूबर, नवंबर। गुलाब की खेती क्षेत्र में छंटाई का समय वो कौन सा होता है दोस्तों? अक्टूबर से नवंबर का। प्रश्न संख्या 18 है, 18 नंबर प्रश्न है, जैम बनाने के लिए कौन सा फल उपयुक्त होता है? जैम बनाने के लिए कौन सा फल उपयुक्त रहता है? तो केला, अनानास, अमरूद और मिठी नारंगी। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अनानास। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से कौन सा फल विटामिन सी सबसे अच्छा स्रोत है? दोस्तों आंवला, बारबाडोस, चेरी, अमरूद, नींबू। दोस्तों वैसे तो आंवला भी विटामिन सी का बहुत ही अच्छा स्रोत है, लेकिन सबसे अच्छा की बात है, सबसे अच्छा स्रोत पूछा है तो यहाँ बारबाडोस, चेरी, ऑप्शन नंबर 2 है, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 20 है, आम की बोनी किस्म कौन सी है? आम की बोनी यानी होता है छोटी किस्म, दशहरी, केसर, नीलम, आम्रपाली। दोस्तों प्रश्न संख्या 20 है, इसका उत्तर हो जाएगा आम्रपाली, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 21 है दोस्तों, अब ये हिंदी से प्रश्न आ रहे हैं दोस्तों। अंतर्निहित शब्द का सही संधि विच्छेद होगा? अंतर्निहित, 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 रनिहित है ये, सॉरी। तो दोस्तों अंतर्निहित में दोस्तों ये विसर्ग संधि है और विसर्ग का ही रे बनता है, तो अंत है जोड़ निहित, ऑप्शन नंबर 1 है, ये करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है, दैत्य जोड़ अरि संधि विच्छेद का सही संधि होगा? दैत्य अरि, ए जोड़ ए आ बनता है तो दैत्यारी। तो दोस्तों इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 3 है, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, संतोष शब्द में कौन सा उपसर्ग है? संतोष में सु नहीं होगा, सम, सन, स। दोस्तों ये भी नहीं होंगे, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सम। दोस्तों इसका संधि विच्छेद क्या होता है? सम जोड़ तोष। दोस्तों इसमें जो ये मैं आ रहा है, आप कहोगे कि इसमें संतोष शब्द में तो मैं है ही नहीं, तो दोस्तों ये मैं जैसी संधि होती है तो ये मैं आगे आने वाला जो ये अभी तो क्या तय, अगर जो यहां वर्ण होगा उसका उस वर्ग का पंचम वर्ण, जैसे तय का पंचम वर्ण न है, तय का पंचम वर्ण न होता है, उसी प्रकार दोस्तों जी जैसे ये तय है तो ये मैं किस में बदल जाएगा? इस अक्षर के पंचम वर्ण में, इस जो ये आपका व्यंजन है, इस व्यंजन वाले वर्ग में जो अंतिम वर्ण है उसमें बदल जाएगा। तो तय का अंतिम वर्ण होता है वो दोस्तों न होता है। तो इस प्रकार दोस्तों इसमें संतोष में जो समय ये न में बदल गया पंचम वर्ण में, तो दोस्तों इसका उत्तर है बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? मोसेरा, आतप, विदेश, प्रबंध। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 24 है, इसका ये दोस्तों ये डिलीट है प्रश्न, ये प्रश्न गलत है, आपको नहीं बताऊंगा मैं, आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये भी जो लाजवाब है ये भी डिलीट है प्रश्न। प्रश्न संख्या 26 देखते हैं, प्रश्न संख्या 26 है, वह कौन सा समास है जिसका उत्तर पद प्रधान होता है किंतु प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बताता है? दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, विशेषण विशेष्य जिस समास में आता है वही इसका उत्तर होगा, क्योंकि द्वितीय पद विशेषता बता रहा है। तो दोस्तों इसका उत्तर है कर्मधारय समास हो जाएगा, क्योंकि कर्मधारय समास की विशेषता क्या होती है कि ये विशेषण विशेष्य होता है, मतलब ये विशेषता बताता है। अविभाज्य समास में दोस्तों अव्यय होता है, मतलब जो शब्द जैसा रहता है वैसा होता है, जैसे प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, एकाएक, या दिन रात, रातों रात, दिन दिन, इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं दोस्तों इनमें अविभाज्य समास होता है। तत्पुरुष में दोस्तों कारक चिन्ह छिपे रहते हैं, तत्पुरुष में जो कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपदान में पर, तो इस प्रकार के जो कारक चिन्ह होते हैं ये छिपे रहते हैं तत्पुरुष में। कर्मधारय में विशेषता आ गई, बहुब्री में अन्य पद प्रदान होता है दोस्तों, जैसे पीतांबर, पीतांबर शब्द है इसमें बहुब्री समास है, जैसे पीत है अंबर जिसका, पीला है अंबर जिसका, दोस्तों किसका है? कृष्ण का। तो दोस्तों नाम तो पीतांबर आ रहा है लेकिन ये संकेत किसकी ओर कर रहा है? कृष्ण की ओर। तो दोस्तों इस प्रकार बहुब्री समास में क्या होता है? अन्य पद प्रदान होता है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर है कर्मधारय समास हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 27 है, पशु, पांसु, पण का क्रम से सही अर्थ प्रकट करने वाला शब्द कौन सा है? तो दोस्तों प्रश्न संख्या 27 का उत्तर हो जाएगा नंबर 3 सी। दोस्तों पशु यानी होता है दोस्तों जानवर, पांसु यानी होता है रेत, और पण यानी होता है दोस्तों मूल्य। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पशु यानी जानवर, पांसु यानी रेत, और पण यानी मूल्य, पण यानी मूल्य। तो ये चीजें आपके आगे भी एग्जाम में आ सकती है, ध्यान रखना।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सागर का पर्यायवाची नहीं है? अंबुधि, अंबुधि यानी धारण करने वाला, बिल्कुल सही होगा। रत्नाकर, वारिस, निर्जर। तो दोस्तों प्रश्न से 28 का उत्तर हो जाएगा निर्जर। तो दोस्तों इस प्रश्न में निर्जर ये सही हो गया, बाकी सभी है वो समुद्र सागर के क्या है पर्यायवाची शब्द है। प्रश्न संख्या 29 देखते हैं। प्रश्न संख्या 29 है कि रिक्त स्थान के लिए रेखांकित शब्द का उचित विकल्प चुने। रेखांकित शब्द है, इसका उचित विकल्प चुना है। संपन्न व्यक्ति खालिस्तान की व्यथा नहीं जान सकता। आसन ये नहीं होगा, निष्पन्न नहीं होता, विस्तृण नहीं होता, विपन्न। संपन्न का उल्टा होता है विपन्न। संपन्न व्यक्ति विपन्न की व्यथा नहीं जान सकता। विपन्न यानी होता है दोस्तों गरीब या पीड़ित व्यक्ति। संपन्न होता है वैभव संपन्न या अमीर ज्यादा जिसे कह सकते हैं। और विपन्न में हम गरीब लोगों को या बेसहाय या पीड़ित वर्ग को ले सकते हैं, जिनके पास में जो आय है, आय का स्रोत नहीं होता और खाने पीने की बिलाले पड़ते हैं। तो दोस्तों जो संपन्न व्यक्ति होते हैं वो विपन्न लोगों का दर्द मुश्किल से समझते हैं, कई समझते हैं, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन दोस्तों मतलब ये सेंटेंस इसी प्रकार होगा, संपन्न व्यक्ति विपन्न की व्यथा नहीं जान सकता। दोस्तों अगर आप जानते हैं, आप अगर गरीब लोगों की अगर पीड़ा समझ सकते हैं तो दोस्तों आपको गरीब लोगों की सहायता करनी चाहिए। जरूरी नहीं कि आप गरीब लोगों की चिंता है वो आर्थिक रूप से करें, आप है अपनी वाणी से, अपने कर्म से भी दोस्तों उनका सहयोग कर सकते हैं। और पैसों से ही केवल सहायता नहीं होती। ये थोड़ी सी मैं अनावश्यक बातें बोल रहा हूं, इसके लिए सॉरी दोस्तों इसके लिए मैं बता दूं, हाईकोर्ट जो ग्रुप डी का एग्जाम है, हाईकोर्ट एलडीसी है, एसआई भर्ती है, कृषि पर्यवेक्षक है, रीट लेवल है, तो इन भर्तियों के भी दोस्तों मॉडल पेपर हमारे लगातार है वो अपलोड हो रहे हैं। तो दोस्तों उनको भी, उनकी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी दोस्तों एक बार जरूर देखें। प्रश्न संख्या 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? उच्छ्वास, निहारिका, छत्रछाया, महात्मागण। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 30 है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निहारिका। प्रश्न संख्या 31 है, आपकी सौजन्यता बनी रहेगी वाक्य में किस प्रकार की शुद्धि है? या तो दोस्तों यहां होता है सौजन्य, या दोस्तों ये ता है, ये इसमें नहीं आएगा। तो इसमें किस प्रकार की अशुद्धि है? प्रश्न संख्या 31 का दोस्तों ये इस प्रकार देखा जाए तो इसमें मुझे एक से ज्यादा गलती दिख रही है, मतलब ये प्रश्न डिलीट है दोस्तों, सॉरी ये प्रश्न डिलीट है, मतलब बोर्ड ने भी इस प्रश्न को डिलीट कर दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, सब लोगों से संबंध रखने वाला वह क्या है? वह कौन सा शब्द है जो सभी लोगों से संबंध को बताता है? सार्वकालिक, काल यानी समय होता है, नहीं होगा। सार्वजनिक, सार्व यानी सभी, जनिक यानी सभी जनों से संबंध रखने वाला, बिल्कुल दोस्तों यही होगा। सार्वदेशिक, सार्वभौमिक। सार्वभौमिक का मतलब होता है दोस्तों जो सब जगह होता है। सार्वदेशिक का मतलब सभी देशों के लिए। सार्वकालिक का मतलब है हर समय, सभी समय। सार्वजनिक मतलब सभी जनों के लिए, जन यानी होता है दोस्तों लोग, तो सभी लोगों से संबंध रखने वाला सार्वजनिक। प्रश्न संख्या 33 है दोस्तों, अंग्रेजी का क्वेश्चन है, डेपुटेशन शब्द के लिए उचित पारिभाषिक शब्द होगा। तो दोस्तों प्रतिनियुक्ति, इसको डेपुटेशन अंग्रेजी में कहते हैं, बिल्कुल हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 34 है हमारा, कि बहुत ही कठिन कार्य करना के लिए किस वाक्य में सही मुहावरा प्रयोग में लाया गया है? तो दोस्तों संस्कार पढ़ना, लोहे के चने चबाना कोई आसान काम नहीं है। प्रताप ने जो ही लगाम लगाई, चेतक हवा से बातें करने लगा, वह तो मेरी मुट्ठी में है, उससे तो जो चाहो काम करवा दूं। भारतीय जवानों से लोहा लेना सरल काम नहीं है। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 34 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, संस्कृत पढ़ना, लोहे के चने चबाना है कोई आसान काम नहीं है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 35 है, बेल का बेल गया, 9 हाथ का पगा भी गया। दोस्तों कि आप कुछ थोड़े से लाभ के लिए, बेल तो बेल गया और उसके साथ में उसकी लगाम, उसकी गाड़ी भी चली गई है। लोकोक्ति का अर्थ क्या है ये बताना आपको, जैसी करनी वैसी भरनी, जबरदस्ती आगे बढ़ना, बहुत बड़ा घाटा होना, यही है बहुत बड़ा घाटा होना या बहुत बड़ा नुकसान होना। बेल का बेल गया, 9 हाथ का पगा गया, मतलब सब कुछ चला जाना। तो दोस्तों सब कुछ चला जाना मतलब है बहुत बड़ा नुकसान होना या घाटा होना। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न संख्या 36 है, प्रश्न संख्या 36 है, लवणीय मृदाओं को किस विधि से सुधारा जा सकता है? लवणीय विधि, निस्पंदन विधि, पायराइट विधि, जिप्सम का प्रयोग और चूना का प्रयोग। दोस्तों जो क्षारीय भूमि होती है उसको जिप्सम से सही किया जा सकता है, लेकिन लवणीय मृदाओं के लिए दोस्तों निस्पंदन विधि है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न संख्या दोस्तों 37 है, जलवायु परिवर्तन से क्या अभिप्राय है? जलवायु परिवर्तन दोस्तों, जलवायु किसे कहते हैं? एक होता है मौसम परिवर्तन, एक होता है जलवायु परिवर्तन। जैसे कि मैं कह दूं राजस्थान में जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय जलवायु है। भारत में भी ऐसी है। दूसरा देश में जाएंगे आर्द्र जलवायु होगी, अर्ध शुष्क होगी, या जो भी प्रकार की होती है। तो दोस्तों जलवायु है वो एक बहुत लंबे के समय के बाद में क्या है बदलती है। दोस्तों प्रश्न संख्या 37 दोबारा पढ़ते हैं, जलवायु परिवर्तन से क्या अभिप्राय? दोस्तों जलवायु है बहुत लंबे समय के बाद में बदलती है। मैंने अभी बताया था कि जलवायु और मौसम में अंतर होता है। तो दोस्तों साप्ताहिक मौसम बदलाव ये बिल्कुल गलत, मासिक मौसम बदलाव नहीं होगा, दैनिक मौसम भी नहीं होगा। लंबे समय मतलब कम से कम लगभग 30 वर्ष के मौसम में अगर बदलाव होता है 30 वर्षों के बाद में, तो दोस्तों ये जलवायु है लगभग 30 साल के बाद में ही परिवर्तन हो सकता है। लेकिन फिर भी दोस्तों जलवायु है उसमें परिवर्तन बहुत ही कम होता है। तो जलवायु दोस्तों फिक्स रहती है। तो दोस्तों मौसम है वो आपको पता है, मौसम तो बदल सकता है लेकिन जलवायु नहीं बदल सकती।
ये दोस्तों आपकी भूमध्य रेखा से दूरी है आपके देश की या राज्य की, उसके अकॉर्डिंग ये भूमध्य रेखा से या जो आपके सागरीय भूमि है उसके हिसाब से फिक्स होती है। तो दोस्तों वह तो कंटिन्यू आपके क्षेत्र की जो स्थिति है वो वहीं फिक्स रहेगी। फिर भी दोस्तों बहुत लंबे समय के बाद में इसमें विकृति आ सकती है या बदलाव आ सकता है। तो प्रश्न संख्या 38 है, मृत्तिका कणों का व्यास होता है, एक फैक्ट है सीधा दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 का उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, 0.002 mm से कम। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या अमोनियम सल्फेट उर्वरक की तुल्यांकी अम्लीयता कितनी होती है? अमोनियम सल्फेट उर्वरक की तुल्यांकी अम्लीयता कितनी होती है दोस्तों? 93, 128, 110, 80। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 110, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 1 मिनट। प्रश्न संख्या दोस्तों 40 है, निम्न फास्फोरस उर्वरकों में से कौन सा अम्लीय मृदा में उपयोग हेतु उपयुक्त होता है? जो अम्लीय मृदा होती है वहां कौन सा है वो काम होता है, किसका काम ज्यादा अच्छा रहता है, वो बात हो रही है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 है रॉक फॉस्फेट, अमोनियम फॉस्फेट, डाई अमोनियम फॉस्फेट, डाई कैल्शियम फॉस्फेट। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 40 है, इसका उत्तर हो जाएगा रॉक फॉस्फेट। दोस्तों आप सबको पता है जैसे हम यूरिया या जो डीएपी वगैरह लाते हैं तो दोस्तों उस पर रॉक फॉस्फेट नाम लिखा रहता है, क्योंकि दोस्तों जो भूमि है अम्लीय हो जाती है। अम्लीय हो जाने के दोस्तों का कारण दोस्तों फास्फोरस उर्वरक होते हैं, इनमें रॉक फॉस्फेट का प्रकार है वो हमारे लिए उपयोगी होता है। प्रश्न संख्या 41 है दोस्तों, निम्न में से कौन सा द्विवर्षीय खरपतवार उदाहरण है? द्विवर्षीय खरपतवार का उदाहरण बताना है। साइनोडोन डेक्टिलोन, साइपाम रोटेनस, आविना पटवा, इकोरियम इंटिवस। बहुत अच्छे नाम है दोस्तों। प्रश्न संख्या 41 है, इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, इकोरियम इंटिवस। ये एक प्रकार का द्विवर्षीय खरपतवार का उदाहरण है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 42 है दोस्तों, कम सांद्रता में एट्राजीन का छिड़काव खालिस्तान प्रकार के वाष्प उत्सर्जन रोधी के रूप में कार्य करता है। प्रकाश परावर्तक, परत बनाने का, वृद्धि रोधक, रंध्र बंद करने का। तो दोस्तों प्रश्न संख्या जो हमारा 42 है इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रंध्र बंद करने वाला। कम सांद्रता में एट्राजीन का छिड़काव रंध्र बंद करने वाला प्रकार के वाष्प उत्सर्जन रोधी के रूप में कार्य करता है। प्रश्न संख्या 43 है, आलू की सुसुप्त अवस्था मतलब सोने की अवस्था को दूर करने के लिए काम आने वाला रसायन निम्न में से कौन सा है? यूरिया, एगलाल, थायो यूरिया, एरिटान। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा थायो यूरिया। किस काम आता है? आलू की सुसुप्त अवस्था को दूर करने के लिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 44 है दोस्तों, निम्न में से कौन से प्रकार के उर्वरक भारत विदेश में निर्यात करता है? एक होता है आयात, एक होता है निर्यात। निर्यात होता है दोस्तों बाहर भेजना, और आयात यानी आ रहा है मतलब मंगवाना। नत्रजन वाले, फास्फोरस वाले, पोटास वाले, जिंक वाले। तो दोस्तों भारत कौन से उर्वरक का निर्यात करता है? पोटास वाले उर्वरक का निर्यात करता है। प्रश्न संख्या 45 है दोस्तों, सिंगल सुपर फोस्फेट में सल्फर का अंश कितना प्रतिशत होता है? 24, 12, 18 और 21। तो दोस्तों 45 नंबर में इसका उत्तर हो जाएगा 12%। जो सिंगल सुपर फोस्फेट होता है उसमें सल्फर का अंश है वो केवल 12% होता है। ये केवल 12% नाम से है, बहुत होता है 12% भी बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है दोस्तों। प्रश्न संख्या 46 है, राजमा की फसल के लिए संस्तुत नत्रजन की मात्रा किलोग्राम प्रति हेक्टेयर कितनी होती है? राजमा की फसल के लिए संस्तुत नत्रजन की मात्रा किलोग्राम प्रति हेक्टेयर कितनी होती है? 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 20 किलोग्राम, 60 से 70 किलोग्राम, 110 से 120 किलोग्राम। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 110 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। प्रश्न संख्या दोस्तों एक हमारा 47 है। प्रश्न संख्या 47 है, खरपतवार नियंत्रण हेतु ब्राउन मैन्यूरिंग जो कि एक विधि है कौन सी फसल के लिए सामान्यतः अपनाई जाती है? खरपतवार नियंत्रण पहली बात तो ब्राउन मैन्यूरिंग एक विधि है फसल के लिए अपनाई जाती है। किसके लिए दोस्तों? मक्का, गन्ना, गेहूं, धान की फसल की सीधी बुआई। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, धान की सीधी बुआई की जाती है। तो दोस्तों खरपतवार को नियंत्रण करने के लिए ब्राउन मैन्यूरिंग विधि है काम में ली जाती है। दोस्तों दोबारा बताऊं, धान की सीधी बुआई, खरपतवार नियंत्रण, ब्राउन मैन्यूरिंग है एक विधि है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 48, 1 हेक्टेयर सेमी पानी के बराबर होता है। तो दोस्तों प्रश्न संख्या हमारा ये 48 है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1 लाख लीटर। अगला प्रश्न देखते हैं, 49 प्रश्न है दोस्तों, कक्षस्थ कलिकाओं का शाखाओं में बढ़वार कहलाता है। मतलब जो कक्षस्थ कलिकाएं होती है, कलिका अगर बाहर निकलती है तो दोस्तों शाखाएं बढ़वार करने लगती है। तो दोस्तों ये किस में आता है? शाखा निकलना, कल्ले फूटना, गांठ बनना, फूल आना। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा शाखा निकलना। कलिकाएं निकलेगी तो शाखाएं तो निकलेगी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 50 है दोस्तों हमारा, संकुल मक्का के प्रमाणित बीज उत्पादन हेतु न्यूनतम प्रत्येकरण दूरी होनी चाहिए। संकुल मक्का के प्रमाणित बीज उत्पादन हेतु न्यूनतम जो दूरी है प्रत्येकरण दूरी कितनी होनी चाहिए दोस्तों? 200 मीटर। ऑप्शन नंबर 2 है करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 51 दोस्तों, प्रश्न संख्या 51 की बात करें तो 51 प्रश्न है, जियामेज एवर्टा का वानस्पतिक नाम होता है? स्वीट कॉर्न,
पॉपकॉर्न, वैक्सीकॉर्न, सॉफ्टकॉर्न। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पॉपकॉर्न। जिया मेज एवर्टा का वानस्पतिक नाम पॉपकॉर्न होता है। प्रश्न संख्या दोस्तों अगला है हमारा प्रश्न संख्या 52 है। निम्न में से कौन सा पोषक तत्व क्लोरोफिल का अवयव है? क्लोरोफिल का अवयव है मैंगनीज, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम, पोटास। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मैग्नीशियम। क्लोरोफिल का अवयव कौन सा दोस्तों? मैग्नीशियम। प्रश्न संख्या हमारा 53, प्रश्न संख्या 53 है। अवनालिका क्षरण, अवनालिका क्षरण खालिस्तान की बढ़ती अवस्था है। रील क्षरण, बोचार क्षरण, परत क्षरण, वायु क्षरण। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 53 का उत्तर हो जाएगा रील क्षरण। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 54 है। वह पोषक तत्व है जो स्टोमेटा की गति और पौधों की कोशिकाओं की स्फीति को बनाए रखता है। तो दोस्तों इस प्रश्न में ऑप्शन है फास्फोरस, पोटेशियम, गंधक, मैग्नीशियम। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पोटेशियम। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 55 है। मक्का की दो पंक्तियों के मध्य उड़द की एक या दो पंक्तियां लगाना उदाहरण होता है। मक्का की दो पंक्तियां मध्य में उड़द की एक या दो पंक्तियां लगाना दोस्तों किसमें कहलाता है? सहचर फसलों का, रक्षक फसलों का, पट्टीदार फसलों का, बहुस्तरीय फसलों का। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सहचर फसलों का। दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 है करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 55 ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 56 है हमारा। किस बीमारी में पशु का पोस्टमार्टम नहीं किया जाता? किस बीमारी में पशु का पोस्टमार्टम नहीं किया जाता? एथ्रेक्स, लंपीजा, धनुषवाय, थनेला। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 56 है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 एंथ्रेक्स में। दोस्तों एंथ्रेक्स नामक जो बीमारी है इसमें पशु का पोस्टमार्टम नहीं किया जाता। प्रश्न संख्या 57 है दोस्तों। दूध में स्ट्रिप कप टेस्ट द्वारा किस बीमारी का पता लगाया जाता है? दूध की बात हो रही है, स्ट्रिप कप टेस्ट की बात हो रही है, बीमारी का पता लगाना दोस्तों मेस्टाइटिस, ब्रुसेलोसिस, क्षय रोग, एंथ्रेक्स। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 57 का उत्तर हो जाएगा मेस्टाइटिस। दोस्तों दूध दोबारा देखते हैं। मेस्टाइटिस क्या होता है दोस्तों? एक प्रकार का टेस्ट है दोस्तों, दूध में स्ट्रिप कप टेस्ट है, किस द्वारा किस बीमारी का पता लगाया जाता है? मेस्टाइटिस। मेस्टाइटिस क्या है दोस्तों? एक प्रकार की बीमारी का नाम है। मेस्टाइटिस एक प्रकार की बीमारी है जो कि दूध में पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 58 है। गाय के दूध का पीला होने का कारण क्या? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्रिएटिन, कैरोटीन, खनिज लवण, लैक्टोज। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कैरोटीन। ऑप्शन नंबर 2 है वो करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 58 में बी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 59 है, 59 नंबर प्रश्न है दोस्तों। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थित है। राष्ट्र की बात हो रही है दोस्तों, यहाँ राज्य की नहीं हो रही है। करनाल, बरेली, बीकानेर, पंतनगर। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा करनाल, हरियाणा। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थित कहाँ है दोस्तों? करनाल, हरियाणा में। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 60 है दोस्तों। दूध में उपस्थित वसा का पता किस विधि द्वारा लगाया जाता है? दूध वसा का पता विधि हेंसा, स्ट्रिपिंग, गर्बर, नकलिंग। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा गर्बर विधि के द्वारा। जो गर्बर है दोस्तों उसके द्वारा दूध में उपस्थित वसा की जो मात्रा होती है उसका पता लगाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 61 में। टोंड दूध में उपस्थित वसा व एसएनएफ की प्रतिशत मात्रा होती है। टोंड दूध में वसा और एसएनएफ की प्रतिशत मात्रा। तो दोस्तों प्रश्न संख्या हमारा ये 61 है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 3 व 8.5। वसा हो जाएगा 3% और एसएनएफ हो जाएगा 8.5%। अगला प्रश्न देखते हैं। भेड़ में समागम की क्रिया को कहते हैं, भेड़ में समागम की क्रिया को क्या कहा जाता है? प्रश्न क्या है दोस्तों? भेड़ में समागम की क्रिया को क्या कहा जाता है? सर्विंग, टपिंग, कवरिंग, कपलिंग। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 टपिंग। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 63 है। अविकालीन नस्ल है, अविकालीन नस्ल किसकी है दोस्तों बताना है आपको? बकरी का, गाय का, भेड़ का, सुअर का। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 63 है, इसका उत्तर हो जाएगा भेड़ का। अविकालीन दोस्तों नस्ल है किसकी है? भेड़ की है दोस्तों। प्रश्न संख्या 63 ऑप्शन नंबर 3। इसके अलावा दोस्तों अविकालीन से नाम है कि अविकानगर टोंक में भेड़ प्रजनन केंद्र भी है दोस्तों। राजस्थान के टोंक जिले में अविकानगर टोंक भेड़ का प्रजनन केंद्र भी है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या अगला 64 संख्या है। प्रश्न संख्या 64। किस पशु के दूध में इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा होती है? इंसुलिन दोस्तों जिसे हम शुगर भी कहते हैं। तो दोस्तों जो शुगर के पेशेंट होते हैं उनके क्या है, जो या हम कहें कि उत्सर्जन तंत्र से दोस्तों शुगर है उसका लगातार रिसाव होता रहता है। तो दोस्तों उसके कारण उसके शरीर में जो भी शुगर की मात्रा होती है वह उत्सर्जन तंत्र के द्वारा लगातार वह बाहर आती उत्सर्जित होती रहती है। तो दोस्तों इसको रोकने के लिए क्या किया जाता है? उसको नियंत्रित करने के लिए, उसकी मात्रा शरीर में मतलब नियंत्रित रखने के लिए जो ऊँट होता है, ऊँटनी का दूध है वो पिया जाता है। क्योंकि दोस्तों ऊँटनी के दूध में इंसुलिन की यानी शुगर की मात्रा है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो दोस्तों आगे बात करें प्रश्न संख्या इस प्रकार, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऊँटनी। अगला प्रश्न देखते हैं 65 नंबर। रट या मस्त अवस्था किस पशु में देखने को मिलती है? प्रश्न संख्या 65 है। रट और मस्त कौन सा जानवर है जो मस्त रहता है अवस्था में किस पशु को देखने को मिलती है? 65 का उत्तर हो जाएगा ऊँट। दोस्तों ऊँट आपको सबको पता है एक मस्त होता है, एकदम आराम से चलता है और देखने में भी सुंदर होता है, रेगिस्तान का जहाज भी कहलाता है। तो दोस्तों रट या मस्त
अवस्था किस पशु में देखने को मिलती है? एक प्रकार की दोस्तों इनमें अवस्था होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 66 है, पशु में गलघोंटू बीमारी का कारण होता है। पशु में गलघोंटू बीमारी का कारण क्या होता है? जीवाणु, विषाणु, फफूंदी, प्रोटोजोआ। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जीवाणु से। गलघोंटू रोग किससे होता है? जीवाणु से। प्रश्न संख्या 67 है दोस्तों, दुग्ध बुखार बीमारी का कारण होता है। दुग्ध बुखार बीमारी का कारण होता है जीवाणु जनित, विषाणु जनित, प्रोटोजोआ जनित उपापचयी। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर है वो हो जाएगा उपापचयी। ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 68 नंबर, पशु में खुरपका मुंहपका बीमारी का कारण होता है वायरस, जीवाणु, फफूंदी, प्रोटोजोआ। तो दोस्तों प्रश्न संख्या जो हमारा 68 है इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 वायरस या विषाणु जनित रोग है। कौन सा दोस्तों? पशु में खुरपका या मुंहपका। प्रश्न संख्या 69 है दोस्तों, निम्न में से कौन सी गाय की नस्ल भारवाहक के लिए जानी जाती है? दोस्तों भारवाहक जो माल ढोने के लिए दोस्तों कौन से जो बेल है कहाँ के प्रसिद्ध है? नागौर के बेल है वो प्रसिद्ध होते थे दोस्तों। आज भी है, पहले भी थे। तो दोस्तों जो गाय की नस्ल है कहाँ की? नागौरी नस्ल है, वो भारवाहक के लिए जानी जाती है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा नागौरी नस्ल। प्रश्न संख्या 70 है दोस्तों, वयस्क गाय का स्थायी दंत सूत्र। दोस्तों ये एकदम फैक्ट पूछा गया है दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर 1 है करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 71 है, वसा की मात्रा भैंस की किस नस्ल में सर्वाधिक पाई जाती है? वसा की मात्रा पूछिए, भैंस की नस्ल पूछिए, सर्वाधिक किस में पाई जाती है ये पूछा है। सुरती, मुर्रा, मेहसाणा, भदावरी। तो दोस्तों प्रश्न संख्या हमारा जो गोत्र है इसका उत्तर हो जाएगा डी भदावरी। जो भैंस की भदावरी नस्ल है इसमें वसा की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। प्रश्न संख्या 72 देखते हैं। प्रश्न संख्या 72 है दोस्तों, निम्न में से कौन सी भैंस की नस्ल नहीं है? निम्न में से कौन सी भैंस की नस्ल नहीं है? मुर्रा, नीली रावी, सुरती, राठी। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा राठी। दोस्तों राठी गाय की नस्ल है। प्रश्न संख्या 73 है दोस्तों, हसियाकार सींग भैंस की किस नस्ल का प्रमुख लक्षण है? सुरती, मुर्रा, मेहसाणा, भदावरी। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सुरती। जो हसियाकार सींग होते हैं कौन सी में होते हैं? सुरती में। हसियाकार सींग सुरती में। नंबर 74 है, भारत की बकरियों की सबसे बड़ी नस्ल कौन सी है? सिरोही, जखराना, जमुनापारी, मारवाड़ी। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जमुनापारी। भारत में बकरियों की सबसे बड़ी नस्ल कौन सी है? जमुनापारी। प्रश्न संख्या 75 है दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है, राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान स्थित है अविकानगर में, गजनेर में, महेंद्रगढ़ में, मखदूम में। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 75 नंबर प्रश्न का हो जाएगा डी मखदूम में। मखदूम में राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 76 है, पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किससे है? मांडना से, उस्ताकला से, ब्लू पोर्ट्री से, कालबेले से। तो दोस्तों जो हमारे कृपाल सिंह शेखावत है वो इनको दोस्तों पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है और ये ब्लू पोर्ट्री से संबंधित है। अगला प्रश्न है 77। तो इस प्रश्न में पूछा गया है 1 मिनट, राजकुमार अजीत सिंह को जोधपुर राज्य पुनः दिलाने में किसका योगदान सर्वाधिक रहा? दोस्तों आप सबको पता है राजकुमार अजीत सिंह ये औरंगजेब के समय के राजकुमार थे और दोस्तों और जो दुर्गादास राठौड़ थे इन्होंने इनकी सहायता की थी और इनको बाहर भेज दिया था। तो दोस्तों इसलिए जो वीर दुर्गादास राठौड़ है इनका बहुत ही योगदान रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 78 है, राजस्थान की अधिकांश वर्षा किन मानसूनी पवनों से होती है? तो दोस्तों पूर्वी हवाएं, पश्चिमी विक्षोभ, ये तो दोस्तों सर्दी में होती है। दक्षिणी पश्चिमी हवाएं। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा दक्षिणी पश्चिमी हवाएं। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जसनाती संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा किया जाता है? जसनाती जो कि आप सबको पता है आपके बीकानेर में है, तो बीकानेर के जो जसनाती संप्रदाय है उनका जो नृत्य है वो है अग्नि नृत्य। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 80, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस शहर में होली के दौरान रम्मत का आयोजन किया जाता है? करौली, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बीकानेर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 81 है, राजस्थान में कृषक आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ हुआ? बेंगू, दुधवा, खारा, बिजोलिया, सिरोही। तो दोस्तों राजस्थान का सबसे बड़ा किसान आंदोलन 1897 से लेकर 1941 के मध्य कौन सा हुआ था दोस्तों? बिजोलिया, भीलवाड़ा में बिजोलिया किसान आंदोलन दोस्तों सबसे लंबा है, लगभग 44 वर्ष। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बिजोलिया में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 82 है, राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो दोस्तों इसका उत्तर है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। दूसरी बात करें तो राजस्थान के लिए शब्द का प्रयोग की बात आ जाए, राजस्थान प्रदेश के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग, तो दोस्तों जॉर्ज थॉमस पहला व्यक्ति था जिसने इसका इस्तेमाल किया था। इसके बाद में जो कर्नल जेम्स टोड थे उन्होंने भी राजस्थान के अनेक नामों से इसको पुकारा है दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 83, राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना किस वर्ष में की गई? 1970, 1975, 1980, 1985। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 1975। प्रश्न संख्या 84 है 1 मिनट,
संत गुण सागर व नाममाला किस संत द्वारा रचित है? धन्ना, दादू, पीपा, मीरा। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दादू। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 85 है। सुमेलित करना, आपको एक तरफ नदियां दी हुई है और एक तरफ दोस्तों इनका उद्गम स्थल दिया हुआ है। तो दोस्तों आपको इन दोनों को आपस में क्या करना है? मिलाना है। तो दोस्तों सबसे पहली बात करें तो लूनी नदी, लूनी नदी का उद्गम है दोस्तों आपके नागपाड़ में। बेड़स नदी है, बेड़स नदी का हो जाएगा दोस्तों गोगुंदा में। सोम नदी है, सोम नदी का हो जाएगा बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियाँ। और माही नदी है वो विंध्याचल मध्य प्रदेश से निकलती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 86। एकलिंग महामात्य किस भाषा में लिखा गया है? ब्रज, संस्कृत, राजस्थानी, मेवाड़ी। संस्कृत भाषा में लिखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 87 है। बीजा व माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखाएं हैं? बीजा व माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखाएं हैं? सांसी, डामोर, सहरिया, कांजर। ये दोस्तों सांसी जनजाति की उपजातियां हैं दोस्तों, शाखाएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 88। इसमें है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी झील जग मंदिर व जग निवास के लिए प्रसिद्ध है? फतेह सागर, पिछोला झील, आना सागर, जैसमंद। तो दोस्तों जो जग मंदिर और जग पैलेस है, जग मंदिर और जग निवास, दोस्तों ये पिछोला झील के अंदर बना हुआ है दोस्तों। प्रश्न संख्या 89 है। पुरुषों द्वारा पहनने जाने वाला आभूषण निम्न में से कौन सा है? बोरला नहीं है, मुर्कियां हो सकती है, टड्डा नहीं है, बंगड़ी नहीं है। मुर्कियां हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 90 है। चूंप नामक आभूषण का संबंध है? चूंप, चूंप कहां पहनी जाती है दोस्तों? दांत, कमर, अंगुली, कान। दोस्तों चूंप है दांत में पहनी जाती है, याद रखना। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 91। बहुत ही सिंपल प्रश्न देखा जाए तो गमेती, गमेती निम्नलिखित में से किस जनजाति के लोगों के नेता होते हैं? भील, मीणा, ग्रासिया और गुर्जर। दोस्तों प्रश्न संख्या 91 है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 भील। गमेती किस में होता है दोस्तों? भील जनजाति में इसका मुखिया होता है। प्रश्न संख्या 92 है। कटारगढ़ दुर्ग राजस्थान के किस किले का निवास क्षेत्र था? कटारगढ़ राजस्थान के किस किले का निवास क्षेत्र था? कुंभलगढ़, रणथंभौर, तारागढ़, अचलगढ़। तो दोस्तों कटारगढ़ है एक प्रकार का छोटा किला था, छोटा दुर्ग था, जो कि कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित था। और ये मेवाड़ की आंख भी कहलाता था। और इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कुंभलगढ़, कटारगढ़, कुंभलगढ़। प्रश्न संख्या 93 है। केंद्रीय मरुक्षेत्र अनुसंधान संस्थान स्थित है दोस्तों, काजरी की बात हो रही है। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड इन दोस्तों जोधपुर। दोस्तों काजरी कहाँ है? जोधपुर में। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 94 है। प्रश्न संख्या 94 है। राजस्थान कबीर यात्रा का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? राजस्थान कबीर यात्रा का संबंध गायन, चित्रण, लेखन और वानिकी। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 94 का उत्तर हो जाएगा गायन से। राजस्थान कबीर यात्रा का संबंध किससे? गायन से। प्रश्न संख्या 95 है। निम्न में से असंगत युग्म को छांटिए। ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू सही है, चंद्रभागा मेला झालावाड़ सही है, हाथी महोत्सव जयपुर, ऊंट महोत्सव जैसलमेर। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऊंट महोत्सव जैसलमेर, ये गलत हो जाएगा। प्रश्न संख्या 96 है। राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर उड़न गिलहरी पाई जाती है? उड़न गिलहरी कहाँ पाई जाती है आपको बताना है। मुकुंदरा हिल्स, कोटा, झालावाड़ में है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व है सवाईमाधोपुर में। सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में। सरिस्का अलवर, अलवर में है। तो दोस्तों सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य ऑप्शन नंबर 3 है, यहाँ उड़न गिलहरी पाई जाती है। प्रश्न संख्या दोस्तों अगला है। राजस्थान में लांगुरिया गीतों का संबंध होता है। शिला देवी, करणी माता, बाण माता, केला देवी। तो दोस्तों लांगुरिया गीत है वो केला देवी की याद में गाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट हो जाएगा। करणी माता बीकानेर में है, शिला देवी जयपुर में, बाण माता उदयपुर में है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 98 है। बाला किला राजस्थान के किस जिले में स्थित? बाला किला दोस्तों अलवर में है। ऑप्शन नंबर 2 है करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 99 है। चंद्रभागा मेला राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में आयोजित किया जाता है? चंद्रभागा झालावाड़ में। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 100। राष्ट्रीय स्तर पर सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है। राष्ट्रीय स्तर की बात हो रही है दोस्तों, सेवर, टोंक, जयपुर, बस्सी। तो दोस्तों भरतपुर का नाम तो आपको याद होगा कि राष्ट्रीय स्तर का सरसों अनुसंधान केंद्र है भरतपुर में। भरतपुर में कहाँ है? सेवर, भरतपुर में। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 का करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार आज का ये पेपर है पूरा होता है दोस्तों। ये पेपर कृषि पर्यवेक्षक यानी कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती परीक्षा 2018 का जो पेपर हुआ था वह पेपर आपके सामने मैंने रखा है दोस्तों। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल न भूलें दोस्तों। हमारी हाईकोर्ट ग्रुप डी की परीक्षा है, उसका मॉडल पेपर चल रहा है। हाईकोर्ट एलडीसी है, वनपाल वन रक्षक भर्ती है, एसआई की भर्ती है, कृषि पर्यवेक्षक की भर्ती है, रीट की भर्ती परीक्षा है। इसके अलावा ड्राइवर भर्ती परीक्षा, ड्राइवर के संबंध में जितने भी टॉपिक है हम उन सब टॉपिक को पूरा करने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों एसएसबी ड्राइवर, आईटीबीपी ट्रेड टेस्ट है, उसके संबंध में भी हमारा वीडियो है जल्द ही आपको अपलोड होने वाला है। तो दोस्तों आप चिंता नहीं कीजिए, अगर आप इन भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों लगातार बने रहिए हमारे साथ दोस्तों। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल न भूलें।
इसके अलावा दोस्तों अगर इस वीडियो में किसी भी प्रकार की कमी लगी है या आपको एग्रीकल्चर सुपरवाइजर से संबंधित अन्य और जो मॉडल पेपर चाहिए तो दोस्तों आपको कमेंट में लिखना होगा कि आपको किस भर्ती का मॉडल पेपर चाहिए या कृषि पर्यवेक्षक की भर्ती का भी चाहिए या नहीं चाहिए, आप इसकी तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो क्या आपको मॉडल पेपर यहाँ यूट्यूब पर डालना चाहिए या नहीं चाहिए, तो दोस्तों आपके कमेंट के आधार पर ही मॉडल पेपर है उसको अपलोड किया जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रहे, आपका प्रत्येक कमेंट है वो हमारे लिए बहुत ही अहम है, महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।